माता पिता की मौत के बाद रिश्तेदारों ने मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया। वहां के माहौल से तंग आकर एक दिन मैं रात के समय भाग निकली काम की तलाश में। एक फैक्ट्री पहुंची और कम सैलरी पे काम करने लगी। मैनेजर के दिन राउंड पर आया, मुझे देखकर कहने लगा कि तुम्हारा कान कैसे कट गया। मैंने कहा ये तो पैदाइशी ऐसी ही था। ये सुनकर वो मुझे फौरन अपने साथ अस्पताल ले गया। डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि वो तो। अगर आज मुझे कोई मेरे जिंदगी के सबसे डरावने और सबसे खूबसूरत दिन के बारे में पूछे तो मैं एक ही दिन का नाम लूंगी। वो दिन जब फैक्ट्री का मैनेजर साहब मेरे कटे हुए कान की तरफ देखकर अचानक चीख पड़े थे। लेकिन उस एक दिन तक पहुंचने का सफर, उसकी हर पीड़ा और हर उम्मीद की कहानी बहुत लंबी है। मेरी दुनिया 7 साल की उम्र में ही तबाह हो गई थी। एक सड़क दुर्घटना में मैंने माँ बाप दोनों को एक साथ खो दिया। उनकी यादें अब धुंधली सी फिल्म की रोल की तरह है। माँ की कोमल आवाज में सुनाई गई लोरी, पिताजी के कंधे पर बैठकर बाजार जाने का एहसास। लेकिन ये सब खुशनुमा यादें एक ऐसे दर्दनाक सच में बदल गई जिसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। मेरे रिश्तेदार जो कभी त्योहारों पर ही दिखाई देते थे, अचानक मेरे जीवन के मुख्य किरदार बन गए। उनकी बातचीत में हमदर्दी से ज्यादा मेरे पिता की छोड़ी हुई जमा पूंजी और उस छोटे से मकान का जिक्र होता था। शोक की अवधि खत्म होते होते ही उन्होंने फैसला सुना दिया, बच्ची की परवरिश ठीक से होनी चाहिए। हम सबकी अपनी जिम्मेदारियां है। इसे एक अच्छे अनाथ आश्रम में ही बेहतर भविष्य मिलेगा। उनके लिए मैं एक जिम्मेदारी थी, एक बोझ। और अनाथ आश्रम उस बोझ से छुटकारा पाने का सबसे आसान रास्ता। शांति कुंज अनाथ आश्रम का नाम उसकी हकीकत से बिल्कुल उलट था। वहां न शांति थी, न कुंज जैसी कोई मधुरता। वो एक बड़ी सूनी इमारत थी जिसकी दीवारों से उदासी टपकती थी। हम सब बच्चे एक नंबर थे। मैं बनी कमरा नंबर 3 की किरण। वहां का जीवन एक यांत्रिक दिनचर्या थी। सुबह 5 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना, बासी रोटी और पीली दाल का नाश्ता, और फिर स्कूल जाना। शाम को लौटकर आश्रम के काम करने, बर्तन साफ करने, फर्श पोंछना। सबसे मुश्किल था भावनात्मक भूख को शांत करना। रात में जब तकिया गीला हो जाता तो कोई पूछने वाला नहीं था। डरावने सपने आते तो सिर्फ अपनी बाहों में सिर छुपाकर सोना पड़ता। एकमात्र साथी था मेरा कान, मेरा बायां कान। जन्म से ही लोम के नीचे हिस्से से थोड़ा कटा हुआ था, जैसे किसी ने छोटा सा निशान बना दिया हो। बचपन में माँ कहती थी, ये तो तुम पर फरिश्तों की निशानी है। आश्रम में बच्चे कभी कभी इसका मजाक उड़ाते, लेकिन उस निशानी ने ही मुझे याद दिलाया कि मैं कभी किसी की अपनी थी, किसी के लिए खास थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, आश्रम की चार दीवारी मुझे जेल जैसी लगने लगी। 16 साल की उम्र आते आते मैंने फैसला कर लिया, मैं इस उदास और भावनाहीन जीवन से भाग जाऊंगी। मुझे पता नहीं था कि मंजिल क्या है, लेकिन रास्ता तो खुद ही बताता चलता। एक सर्द रात जब सब गहरी नींद में थे, मैंने आश्रम की जंग लगी खिड़की की सलाखें खिसकाई और अंधेरे में समा गई। कई किलोमीटर पैदल चलकर एक ट्रक में छुपकर मैं एक बड़े शहर की ओर निकल पड़ी। भाग्य ने मेरा साथ दिया और मैं एक औद्योगिक क्षेत्र में जा पहुंची। फैक्ट्री का जीवन बहुत ही खतरनाक था। स्टारलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक फैक्ट्री। मैंने असेंबली लाइन पर मजदूर का काम पाकर अपनी जद्दोजहद खत्म की। वेतन और नाम मात्र का था, बस रहने और पेट भरने के लायक था। एक महिला मजदूरों के सामूहिक कमरे के एक कोने में मेरा ठिकाना था। जीवन फिर से एक रूटीन बन गया, लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क था, आजादी। मैं अपनी कमाई खर्च कर सकती थी, आइसक्रीम खा सकती थी और बिना किसी की इजाजत के सो सकती थी। मैंने अपने आप को एक नया नाम दिया, प्रीति। यह नाम मैंने एक पुराने अखबार में देखा था और ये मुझे पसंद आया। फैक्ट्री के मैनेजर मिस्टर वर्मा एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय इंसान थे। वह हफ्ते में एक बार फैक्ट्री फ्लोर का राउंड लगाते, कामकाज का जायजा लेते। मैं हमेशा उनसे दूर ही रहती, सिर नीचा करके अपना काम करती रहती। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी असली पहचान या उम्र के बारे में पूछे।
वह सुबह भी सामान्य सी थी। मैं अपने स्टेशन पर छोटे-छोटे पुर्जे जोड़ने में व्यस्त थी कि अचानक मैंने महसूस किया कि कोई मेरे सामने खड़ा है। सिर उठाया तो मिस्टर वर्मा थे। मैं घबरा गई, सोचा शायद मैंने कोई गलती कर दी है। लेकिन उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर नहीं, बल्कि मेरे बाएँ कान पर टिकी हुई थी। उनका चेहरा पहले उत्सुकता से भरा, फिर अविश्वास में बदला और अंततः एक गहरी दर्दनाक हैरानी में तब्दील हो गया। उनकी आंखें फैल गई और वह बिना सोचे समझे चीख पड़े, तुम्हारा कान ये कैसे कट गया? उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट और जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी थी। मैं सहम गई। मैंने वही कहा जो हमेशा से कहती आई थी, अपनी आवाज को जितना हो सका उतना स्थिर रखते हुए, सर ये तो पैदाइशी है, ऐसा ही था। मेरा जवाब सुनकर उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने अपना होश खोया हुआ सा देखा। उन्होंने मेरी कलाई पकड़ी, जरूरत से ज्यादा जोर से, और बोले, चलो मेरे साथ चलो अभी। कहाँ सर? मैंने डरते डरते पूछा। अस्पताल। उनका जवाब छोटा और सख्त था। अस्पताल की राह एक उलझा हुआ भविष्य था। कार में बैठकर मैं सिहरन महसूस कर रही थी। क्या वह मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे? क्या उन्हें पता चल गया कि मैं नाबालिग हूँ? मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस खिड़की से बाहर बेतरतीब बदलते दृश्यों को देख रही थी। मिस्टर वर्मा चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी में एक तनाव था। वह बार-बार मेरी तरफ देख रहे थे, खासकर मेरे कान की तरफ, मानो उससे कोई राज उभर आएगा। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने सीधे एक डॉक्टर से बात की, डीएनए टेस्ट। मैंने उन्हें कहते हुए सुना, जल्द से जल्द। यह सुनकर मेरी घबराहट और बढ़ गई। डीएनए टेस्ट क्यों? एक कटे हुए कान के लिए? यह सब कुछ इतना वास्तविक और डरावना लग रहा था। नर्स ने मेरे बालों का सैंपल लिया और मिस्टर वर्मा का भी सैंपल लिया गया। रिपोर्ट के आने तक का इंतजार करते हुए का वो 1 घंटा मेरी जिंदगी का सबसे लंबा घंटा लगा। मैं एक कुर्सी पर बैठी थी। मिस्टर वर्मा दीवार के सहारे खड़े अपने विचारों में खोए हुए थे। आखिरकार डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने रिपोर्ट मिस्टर वर्मा की तरफ बढ़ाई। मिस्टर वर्मा ने कांपते हाथों से रिपोर्ट ली और उससे पढ़ना शुरू किया। उनकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें तेजी से नीचे गिरी। रिपोर्ट पर गिरकर उसके काले अक्षरों को धुंधला करती चली गई। उन्होंने अपना सिर पीछे की ओर झटका और गहरी रुकी हुई सांस ली, मानो वर्षों से दबा रखा एक दर्द अंत बाहर निकल आया हो। फिर वह धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में एक ऐसा भाव था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी, प्यार, पीड़ा, पश्चाताप और एक अनंत उल्लास का मिश्रण। वह मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उनकी आवाज रुंध हुई, भावनाओं से लबलबा थी जब उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। यह सुनकर मेरी सांसें थम सी गई। दुनिया तेजी से घूमने लगी। जी क्या? मैं बस इतना ही कह पाई और रोने लगे। 12 साल पहले एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में मेरी 2 साल की बेटी गुम हो गई थी। उसका नाम तन्वी था और उसके बाएं कान पर ठीक तुम्हारे जैसा एक छोटा-सा कटा हुआ निशान था। ये निशान तब हुआ था जब वह 6 महीने की थी और खेलते हुए बिस्तर से गिर गई थी। हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा, पुलिस, जासूस, अखबार। कुछ साल बाद हमने हार मान ली। तुम्हारी माँ वो इस दर्द को सह नहीं पाई। उनकी आवाज रुक गई। उन्होंने अपने बटुए से एक पुरानी मुड़ी-तुड़ी तस्वीर निकाली। उसमें एक छोटी सी बच्ची थी जिसके बाएं कान पर साफ दिख रहा था वही निशान। और उस बच्ची को गोद में लिए हुए थे मेरे माता-पिता। वे वही थे जिन्हें मैं मरा हुआ मानकर बैठी थी। उस पल मेरी जिंदगी, मेरी हर याद, हर दर्द, हर सवाल का जवाब मिल गया। मैं वह अनाथ बच्ची नहीं थी जो अपने भाग्य को कोस रही थी। मैं तन्वी थी, एक ऐसी बेटी जिसके माता-पिता ने उसे कभी नहीं भुलाया। मेरे गुम होने का दुख ही मेरी माँ की मौत का कारण बना और मेरे पिता, वो इसी शहर में, इसी फैक्ट्री में मैनेजर बनकर रह गए थे। अपने दर्द को दफना कर, ये नहीं जानते हुए कि उनकी खोई हुई चिड़िया उन्हीं के आंगन में एक दिन आ बैठेंगी। मैंने अपने माता-पिता को गले लगा लिया। वह एक ऐसा गले मिलना था जिसका इंतजार 12 लंबे सालों से था। हम दोनों की आंखों से आंसू की नदियां बह निकली। वह दर्द जो मेरे सीने में पत्थर आ गया था, वह धीरे-धीरे पिघलने लगा।
आज मैं फिर से तन्वी वर्मा हूँ। मेरे पिता ने मुझे अपने घर लेकर गए, एक ऐसा घर जिसमें मेरी माँ की यादें हर कोने में बसी थी। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे मेरे गुम होने के बाद वो टूट गए थे। उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की, वो फैक्ट्री में काम करते और हर गुमशुदा बच्ची की खबर पर दौड़ पड़ते। मेरा वह कटा हुआ कान जो मेरे लिए माँ की एक याद था, मेरे पिता के लिए उनकी खोई हुई बेटी की सबसे बड़ी पहचान बन गया। कभी-कभी ज़िंदगी के सबसे बड़े राज़ हमारे शरीर पर छोटे-छोटे निशानों में छुपे होते हैं और कभी-कभी सबसे बड़ा दुःख ही सबसे बड़ी खुशी की कुंजी बन जाता है। मैंने अपनी माँ को खो दिया, लेकिन मैंने एक ऐसे पिता को पाया जिसकी हर सांस में मेरी याद बसी हुई थी और यही सच्चा प्यार है। वो प्यार जो समय और आँसू की धूल के नीचे दबा होने के बावजूद कभी मरता नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी-सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।